ओके, तो नाउ कम एंड डिस्कस विथ टुगेदर। एक दूसरे के साथ जो है डिस्कस में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो कल प्रकृतिवाद के शिक्षा दर्शन के विषय में जो भी चर्चा हुई उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ जो है हमने चर्चा किया। और नाउ टुडे इवैल्यूएशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म, यानी कि प्रकृतिवाद की शिक्षा को देन का मूल्यांकन। प्रकृतिवाद ने शिक्षा को क्या दिया, आइए उसके इवैल्यूएशंस के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे किसी वस्तु, क्रिया अथवा विचार का मूल्यांकन किन्हीं पूर्व निश्चित मानदंडों के आधार पर किया जाता है, चाहे वो साइंस का विषय हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कोई और विषय हो, मैथमेटिक्स हो। ऑल सब्जेक्ट किसी न किसी जो है मानक के थ्रू उसका हम मूल्यांकन करते हैं। और शिक्षा मनुष्य के निर्माण की एक प्रक्रिया है। शिक्षा मनुष्य के निर्माण की एक प्रक्रिया है और उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षा मानव निर्माण की प्रक्रिया है और उसके कला कौशल ज्ञान में वृद्धि करने की एक प्रक्रिया है और उसके आचार विचार और व्यवहार को उचित दिशा प्रदान करने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया बार बार आ रहा है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा को जो है एक प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है। यह एक प्रोसेस है, बट कैसा प्रोसेस है? इट इज़ डायनेमिक प्रोसेस। ये समय, देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, इसीलिए इसको डायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। तो अब यह परिवर्तन एवं विकास किस प्रकार का हो? जो परिवर्तन है, जो विकास है, चूँकि आज का जो परिवेश है, आज के 25 साल, 50 साल या 100 साल पहले ये सिचुएशंस नहीं था, इतने इन्वेंशंस नहीं थे, इतने मॉडर्न चीज़ें नहीं आई थी। तो जो भी चीज़ें आज है यह समाज विशेष की तत्कालीन परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं एवं आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। जब ये चीज़ें आती हैं तब किसी शैक्षिक चिंतन अथवा व्यवस्था का मूल्यांकन समाज अथवा राष्ट्र विशेष की तत्कालीन परिस्थितियों और उसकी भविष्य की संभावनाओं एवं आकांक्षाओं के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। एक दर्शन के रूप में प्रकृतिवाद केवल इस भौतिक जगत को ही सत्य मानता है, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में ये बार बार आया और बार बार कहा गया कि प्रकृतिवाद किसी आध्यात्मिक जगत को स्वीकार नहीं करता है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और यह जो है भौतिक जगत को ही सत्य मानता है। आध्यात्मिक जगत यानी आत्मा, परमात्मा, कर्म, भोग, स्वर्ग, नर्क आदि में यह विश्वास नहीं करता है और यह प्रकृति को ही मूल तत्व मानता है और इस भौतिक संसार की व्याख्या भौतिक, रासायनिक तथा जीव वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर करता है। और प्रकृतिवाद का जो मूल थीम था, मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने का उसका मेन थीम था। मनुष्य को यह एक पदार्थजन्य मशीन अथवा उच्च पशु के रूप में देखता है और शिक्षा के माध्यम से और उसके जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में वो विश्वास नहीं करता है कि इसके जीवन का कोई अंतिम उद्देश्य है, पर इसने आध्यात्मिक शक्तियों की अनुभूति की है और सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण होते देखा है। कि जैसे बरगद का विशाल वृक्ष है, बरगद के विशाल वृक्ष के अगर बीज को देखा जाए तो ऐसा माना जा सकता है कि उस विशालकाय रूप का एक बहुत छोटा सा, राई से भी छोटा बरगद के वृक्ष का जो बीज होता है वह होता है, लेकिन उस छोटे से बिंदु जैसे बीज में कितने बड़े बरगद के विशाल वृक्ष का जो है कि रूप समाहित रहता है और वो अपने समय पर उस विशाल रूप को धारण करता है। उसी प्रकार इसलिए प्रकृतिवादियों की यह बात कभी कभी
लोगों के समझ में नहीं आती है। मनुष्य की भौतिक रचना और उसकी मनोवैज्ञानिक भिन्नता का अध्ययन कर जिन तथ्यों को प्रकृतिवादियों ने हमारे सामने रखा है उनसे हम सहमत हैं। दूसरी स्टेप पर आते हैं बच्चों, हम वैल्यूएशंस कर रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यूएशंस ऑफ द नेचुरलिज्म? नाउ डिस्कस इवैल्यूएशंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म टू एजुकेशन। तो बच्चों ये चीज़ें हैं। और जहाँ तक शिक्षा के स्वरूप की बात है, प्रकृतिवाद की यह बात तो सही है कि बच्चा कुछ मूल शक्तियों, प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं को लेकर के जन्म लेता है। प्रकृतिवाद इस बात को मानता है जब बच्चा संसार में आता है तो उसके साथ जो है कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं या कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिसके साथ वो जन्म लेता है, और शिक्षा इसके विकास, मार्गांतीकरण और उदात्तीकरण का साधन है। जैसा कहा जाता है शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य जो है मनुष्य बनता है, अन्यथा अगर जन्म से देखा जाए तो वह भी पशु के समान ही है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनुष्य को एक अच्छा पदार्थ, यंत्र और इसी तक सीमित है, एक संकुचित दृष्टिकोण है। अगर हम ऐसा कहें शिक्षा एक अच्छा पदार्थ है, यंत्र है, तो ये नैरो, दिस इज़ द नैरो व्यू ऑफ साइट्स, ये नैरोअर व्यू है। बट वाइडर व्यू में ऐसा नहीं है, ये शिक्षा का संकुचित दृष्टिकोण है। जैसे संकुचित दृष्टिकोण और वाइडर दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो संकुचित दृष्टिकोण बताता है कि शिक्षा जो है कुछ समय विशेष या उम्र विशेष से चल करके कुछ वर्षों तक या कुछ उम्र विशेष तक चलती है। उसके बाद जो है एकेडमिक एजुकेशन जो है समाप्त हो जाता है। बच्चा ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, पीजी करता है, इसके बाद उसकी शिक्षा एकेडमिक समाप्त हो जाती है। बट इट इज़ द नैरोअर पार्ट ऑफ द एजुकेशन, बट बिकॉज एजुकेशन will be run to their lifetime, that is the wider, this is the wider form of the education। और इसको जो है वाइडर फॉर्म ऑफ द एजुकेशन को हम अनौपचारिक शिक्षा के रूप में देखते हैं। और जो औपचारिक शिक्षा है एक निश्चित समयांतराल में जा कर के वो समाप्त हो जाती है, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो आगे हम चलते हैं। शिक्षा केवल इसी तक सीमित है, ये तो एक संकुचित दृष्टिकोण है। शिक्षा मनुष्य को एक अच्छा पदार्थ, यंत्र, पशु बनाने की क्रिया नहीं है, अपितु उसके द्वारा मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाया जा सकता है। जैसा कि डिफिनेशन ऑफ द एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलने वाली एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति का व्यवहार परिमार्जित होता है और व्यक्ति जो है समाज का एक जिम्मेदार सिविलियन बनता है, नागरिक बनता है। इट मीन्स एजुकेशंस। आगे हम चलते हैं। शिक्षा के स्वरूप के बाद शिक्षा के उद्देश्यों की बात आती है। शिक्षा का स्वरूप कैसा था? अब हम आते हैं एम्स ऑफ द एजुकेशन। और इस संसार और उसमें मानव जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण के अभाव में प्रकृतिवाद शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने में भी असफल रहा। लेकिन शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने में तो आदर्शवाद सफल रहा और प्रकृतिवाद जो है ये असफल रहा। लेकिन जो है प्रकृतिवाद ने शिक्षण विधियों को बताने में या बनाने में या देने में सफल रहा। और आगे चलते हैं बच्चों। तो अगला आता है कि जैसे शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की मूल शक्तियों का मार्गांतीकरण करना, उदात्तीकरण करना और उन्हें अपने वातावरण में समायोजन करने योग्य बनाना और इस प्रकार उन्हें सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए तैयार करना। प्रकृतिवाद कहता है, प्रकृतिवाद विश्वास करता है इसमें कि मनुष्य को सुखपूर्वक किस प्रकार जीवन व्यतीत करने की कला उसके पास हो जिससे वो सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। आगे हम बढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने जिस पूर्ण जीवन की तैयारी की बात कही है, हर्बर्ट स्पेंसर ने जिस पूर्ण जीवन की तैयारी की बात कही है वह भी अपने में अपूर्ण है, ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। मनुष्य के सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक, कल्चरल, नैतिक, एथिकल, चारित्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल विकास को कोई स्थान नहीं दिया गया है।
प्रकृतिवाद में इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं हुई है, कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य का सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, व्यावसायिक एवं आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, एकांगी विकास नहीं होना चाहिए। आगे हम चलते हैं तो आज संसार में प्रायः सभी देशों में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का अपना उत्तरदायित्व है। सभी राज्य जो है, या राज्य को यहाँ पर राज्य स्टेट न मान करके इसको नेशन माना गया है, राष्ट्र माना गया है और सबका उत्तरदायित्व है। तब शिक्षा का एक उद्देश्य राज्य तंत्र की शिक्षा और तदनुकूल नागरिकता की शिक्षा होना आवश्यक है। तो इसके साथ साथ शिक्षा को मनुष्य के भविष्य निर्माण में भी सहायक होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक होना चाहिए। जो नेशनल गोल्स हैं एजुकेशन को इसमें भी हेल्प करना चाहिए, सहायक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, शिक्षा के उचित उद्देश्यों के अभाव में। सबसे पहले हम एजुकेशन के जो प्रॉपर जो है एम्स हैं उसके जो है अभाव में प्रकृतिवाद शिक्षा की उचित पाठ्यचर्या भी तैयार करने में असफल रहा, क्योंकि प्रकृतिवाद में शिक्षा के उद्देश्यों पर बल नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से जो है प्रकृतिवाद जो है शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में असफल रहा। अधिकतर प्रकृतिवादी शारीरिक विकास के लिए, खेलकूद, व्यायाम और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए विज्ञान शिक्षा पर अधिक बल देते हैं और वे प्रायः भाषा, साहित्य, कला की शिक्षा की अवहेलना करते हैं। ये बात सत्य है कि हम जितने भी गोल्स निर्धारित करेंगे, ह्यूमन और चाइल्ड्स डिसाइडेड देयर एम्स, सभी चीज़ों को अचीव करना शरीर के द्वारा ही संभव है और शारीरिक विकास के उद्देश्य को प्रकृतिवाद ने प्राथमिकता दिया है। यह सत्य है कि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे जितने भी गोल्स हैं हम अचीव कर सकते हैं। और इसीलिए जो है कहा भी गया है क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हमारे शरीर में जो मस्तिष्क का निर्माण होगा वो स्वस्थ रहेगा, और जब मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे तो एवरी कॉम्प्लेक्सिटी पर हम क्या करेंगे, हम उसको विन अचीव कर लेंगे। तो आगे हम चलते हैं बच्चों, जैसे शरीर विज्ञान और भौतिक विज्ञान को मुख्य और भाषा, साहित्य, संगीत, कला को गौण स्थान दिया गया है। हक्सले ने इन वैज्ञानिक एवं साहित्यिक दोनों विषयों को समान स्थान देने की बात कही है, पर उनका प्रभाव उतना नहीं पड़ा जितना कि विचारकों का पड़ा है। तो आइए पाठ्यचर्या में विज्ञान को बढ़ावा देने और धर्म तथा नीति की शिक्षा का विरोध करने में प्रकृतिवाद ने बड़ी पहल की है। और कुछ चीज़ें पाठ्यचर्या के निर्माण संबंधी प्रकृतिवादियों के ये विचार मान्य हैं कि पाठ्यचर्या का निर्माण बच्चों की रुचि, रुझान और योग्यता के आधार पर होना चाहिए और उसमें उपयोगी विषयों को पहले रखना चाहिए। जो उपयोगी विषय हैं उसको पहले रखना चाहिए और उसमें बच्चों की क्रियाशीलता पर ध्यान देना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग। और आज की शिक्षा पर प्रकृतिवादियों की यह छाप स्पष्ट दिखाई देती है, चाहे हमारे देश के केंद्रीय विद्यालय हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे आईजीएसई बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हैं सबके, सभी राज्यों के, सभी में जो है सभी के करिकुलम में, पाठ्यचर्या में ये चीज़ें दृष्टिगोचर होती हैं। रही बात शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवादियों ने बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं और इन्होंने पुस्तक प्रणाली को रटने की विधि का कड़ा विरोध किया और बच्चों को स्वयं करके, स्वयं अनुभव के द्वारा सीखने का नारा लगाया। और प्रकृतिवादियों ने ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं, इसलिए इन्होंने कुछ शिक्षण के सूत्र बताए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहला इन्होंने बताया कि बच्चों को सबसे पहले उन सरल चीज़ों का ज्ञान दीजिए। जब बच्चे सरल चीज़ों को सीख जाते हैं तो धीरे धीरे जो है जटिल प्रक्रियाओं को बताना शुरू किया जाना चाहिए। जैसे अगर हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को हम संख्या का ज्ञान कराएंगे,
नंबर सिस्टम के विषय में बताएंगे। उसके बाद आगे चल कर के हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर जाएंगे। बच्चे को सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान कराने के बाद हम टेबल का ज्ञान कराएंगे। टेबल के बाद जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो इस प्रोसेस में जब हम आएंगे तो ये प्रोसेस अगर बच्चा समझ जाता है तो उसके बाद हम जो है उसके स्क्वायर के विषय में चर्चा करेंगे। सो दैट्स ये ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं, इसलिए इन्होंने ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो शिक्षण कैसे किया जाए, इस संबंध में इन्होंने अनेक अनिश्चित से निश्चित की ओर ये विधि का निर्माण किया। यानी कि अनिश्चित, जो चीज़ें अनिश्चित हैं उसको एक निश्चित के ओर जो है एक विधि इन्होंने बताया, अनसर्टेन टू सर्टेन। और इन्होंने एक बताया नोन टू अननोन, जो चीज़ें ज्ञात हैं, ज्ञात चीज़ों को बताते हुए अननोन चीज़ों को बताया जाए। पहले अननोन चीज़ों को अगर बता दिया जाता है तो बच्चा उसी में जो है भ्रमित हो जाएगा। जैसे हम जो है सबसे पहले सोलर सिस्टम के विषय में, ग्रहों के विषय में, स्टार्स के विषय में, एस्ट्रॉयड्स के विषय में जो भी चीज़ें हैं उसको पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है ग्रहों की गतिविधियों के विषय में हम बताएंगे। अगर बच्चा ग्रहों के नाम को ही नहीं जानता है और अगर हम कहते हैं कि सूर्य का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट्स क्या है, मरकरी है या कुछ और है, नेपच्यून्स है या यूरेनस है, तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। फर्स्ट टू स्टडी अबाउट द नेम ऑफ द प्लैनेट्स एंड अबाउट द प्लैनेट्स। ओके, सो स्टूडेंट आगे हम चलते हैं। इन्होंने एक विधि और बताया, मूर्त से अमूर्त। मूर्त का मतलब ये होता है जिन चीज़ों को बच्चे ने अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फेस टू फेस जो है फेस किया है, तो उन चीज़ों को, उसके बाद अमूर्त चीज़ों को बताना चाहिए। जैसे बच्चे को एग्जाम्पल देते हुए बताइए कि ये क्या है, बच्चा किसी भी वस्तु को देखकर उसके नाम को बताएगा। यानी कि मूर्त चीज़ों को जब वो जान जाएगा तब हम जो है विचार जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं, अध्यात्म की चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि अमूर्त चीज़ें जो होती हैं वे सामने नहीं होती हैं, वो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो आगे हम चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम आते हैं। ये पॉइंट है प्रकृतिवादियों के शिक्षण संबंधी इन सिद्धांतों और सूत्रों के आधार पर अनेक मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रणालियों का जन्म हुआ और इनमें अन्वेषण प्रणाली, खोज विधि और डाल्टन प्रणाली एंड प्रत्यक्ष प्रणाली और निरीक्षण प्रणाली मुख्य है। आज संसार से कोई किसी भी विचारधारा को मानने वाला क्यों ना हो, पर शिक्षण विधियों के क्षेत्र में वह प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का समर्थन करता है कि प्रकृतिवादियों ने जिस प्रकार के या जिस शिक्षण विधियों को प्रपोंड किया या विकसित किया, डेवलप किया, उसका जो है समर्थन सभी विचारधारा को मानने वाले लोग करते हैं। यदि सच पूछो तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण तकनीकी की शुरुआत प्रकृतिवादियों ने किया। यानी कि एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है, एक्सपेरिमेंट प्रकृतिवादियों ने करना प्रारंभ किया। इसलिए शिक्षण तकनीकी ने हमें जो कुछ दिया है उसका श्रेय भी प्रकृतिवादियों को जाता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम हियर। प्रकृतिवादियों के अनुशासन संबंधी विचार केवल विचार मात्र हैं। बच्चों को व्यवहार की पूर्ण स्वतंत्रता देकर उनमें अनुशासन की भावना जागृत करना कोरी कल्पना है। अगर बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाता है तो अनुशासन नाम की चीज़, या अगर हम उनसे पूछें कि अनुशासन के विषय में या बच्चा अनुशासित रहेगा, तो ये कोरी कल्पना है। इस संबंध में रूसो द्वारा प्रतिपादित प्रकृति द्वारा दंड विधान, रूसो कहता है कि बालक जब प्रकृति की गोद में खेलेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, तो उसको फीडबैक उसी प्रकार से मिलेगा। सपोज कीजिए बालक मैदान में खेल रहा है, खेल के मैदान में खेल रहा है, अचानक कोई विषैला सर्प उसके सामने आता है, वो रस्सी समझ करके उसको पकड़ लेता है और उसको दंश मार देता है, तो बालक का जीवन जो है संकट में पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, आग का गोला है और उसको बच्चा पकड़ लेता है, या कुछ शार्प चीज़ें हैं जो है धारदार चीज़ें हैं उसको पकड़ लेता है, तो उसको जो है कि वो चोट या हानि पहुंच सकता है। तो अगर इस चीज़ को अगर हम मान लें तो जो दंड विधान है प्रकृति द्वारा और स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित सुख दुख का सिद्धांत, जो सुख दुख का सिद्धांत भी मानने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि से मनुष्य को अनुशासित
मनुष्य बनाने के लिए उस पर सामाजिक नियंत्रण होना आवश्यक है। इसीलिए बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में आपसे दो चीज़ों की बात कहा कि समाज और समुदाय में क्या अंतर, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, समाज और समुदाय, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द सोसाइटी एंड कम्युनिटी, इन दोनों में क्या अंतर है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें यही है, एक स्वतंत्रता को प्रदान करता है और एक जो है नियंत्रण रखता है। समाज जो है वो नियंत्रण का काम करता है और कम्युनिटी जो है बालक को स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं। आगे हम चलते हैं। कहने का मतलब है कि मनुष्य को अनुशासित मनुष्य बनाने के लिए उस पर सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए। जो समाज है वो एक प्रकार से अनौपचारिक ढंग से वो समाज के ऊपर नियंत्रण रखता है, क्योंकि समाज अपना एक जो है मानदंड बनाता है, अपना एक नॉर्म बनाता है, उसका एक मूल्य होता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। एनीवे, वो हर चीज़ पर एक अपना नॉर्म बनाता है। जिस प्रकार का समाज होता है उसके वो कल्चर होते हैं, उसके जो है कि व्यवहार होते हैं, उसके ट्रेडिशंस होते हैं, खान पान होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, फेयर्स मेले होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो वो बनाता है, तो वो चीज़ें जो है आने वाली पीढ़ियों पर यानी बच्चों के ऊपर क्या रखता है, कंट्रोल रखता है। तो जैसे उग्र प्रकृतिवादी, कुछ ऐसे प्रकृतिवादी हैं, जैसे उग्र प्रकृतिवादी न तो शिक्षक की आवश्यकता समझते हैं और न सामाजिक पर्यावरण की। इसे तो एक क्या कहा जा सकता है, एक जो है कि झुंझलाहट कहा जा सकता है। बिना समाज की शिक्षा की प्रक्रिया चल सकती है? भाई, शिक्षा की प्रक्रिया हमेशा समाज में ही चलती है। समाज जो है शिक्षा की प्रक्रिया का निर्माता है। जैसा उसका समाज होता है, जैसे उसके डिमांड्स होते हैं, जैसे उसके नीड्स होते हैं, उसके अनुसार जो है वह शिक्षा की प्रक्रिया को जो है बनाता है, निर्माण करता है। इसलिए उसका महत्व है। हम उन प्रकृतिवादियों से सहमत हैं जो शिक्षक को पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं। शिक्षक क्या है? शिक्षक एक जो है पथ प्रदर्शक है। इस रूप में हम शिक्षक को स्वीकार करते हैं। रही बात, विद्यार्थी को प्रकृतिवादी शिक्षा का केंद्र मानते हैं। जो प्रकृतिवादी हैं, नेचुरलिज्म के जितने भी जो है कि थिंकर्स रहे हैं, शिक्षार्थी को जो है शिक्षा का केंद्र मानते हैं। अगर विद्यार्थी ही ना हो, शिक्षार्थी ही ना हो, तो शिक्षा किसके बीच चलेगी या किसके माध्यम से चलेगी? तो इसका स्पष्टीकरण, शिक्षा के लिए बच्चा पैदा नहीं होता है। यानी कि प्रकृतिवाद ये नहीं कहता कि शिक्षा के लिए बच्चा पैदा होता है, बच्चे के लिए शिक्षा का विधान किया जाता है। यानी कि शिक्षा के लिए बच्चे का जन्म नहीं होता है और बच्चे के लिए शिक्षा का विधान किया जाता है। प्रकृतिवाद के इस नारे ने आज पूरे संसार की शिक्षा को प्रभावित किया है। आज शिक्षा की पाठचर्या के निर्माण और शिक्षण विधियों के चुनाव में हम बच्चों की रुचि, रुझान और योग्यता का ध्यान रखते हैं कि बच्चों की रुचियां क्या है, और उसकी उम्र का भी ध्यान रखते हैं, उसकी IQ लेवल का भी ध्यान रख करके पाठचर्या का निर्माण करते हैं। कक्षा 5 के बच्चों को कक्षा 8 के उम्र के बच्चों का सिलेबस अगर रख दिया जाता है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आगे हम चलते हैं। इसके साथ साथ बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सह शिक्षा की स्वीकृति भी सबसे पहले प्रकृतिवादियों ने ही दी थी। को एजुकेशन के देने वाले सबसे पहले प्रकृतिवादी ही थे। ये विचार अपने में चाहे जितने अटपटे हों, पर आज के शिक्षा जगत पर इसकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है। और अमेरिका में तो ऐसे स्कूलों की कमी नहीं है जहां समय सारणी का बंधन नहीं होता है, परीक्षाएं नहीं होती हैं और लड़कियां सब एक साथ पढ़ते हैं। वहां सत्र भर कार्यों के आधार पर बच्चों को कक्षोन्नति यानी कि उनको आगे बढ़ाया जाता है, और ये सब व्यवस्था ही बढ़ी है, यानी प्रकृतिवादियों से ही बढ़ी है। प्रकृतिवाद की मुख्य जो दो देन है वह है, एक तो यह कि प्रकृतिवादियों ने जन शिक्षा और हमारा ध्यान आकृष्ट किया, और दूसरा यह कि इन्होंने स्त्री शिक्षा की व्यवस्था की वकालत की। वुमेन्स एजुकेशंस के विषय में इन्होंने जो है चर्चा किया है। आज संसार के सभी देश इन दोनों बातों से सहमत हैं, और सभी देशों ने जन शिक्षा और स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार
बढ़ा है। और आज देश की सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने जो है वोमेन एम्पावरमेंट में बढ़ चढ़ करके जो है चीज़ों को, योजनाओं को ला रहे हैं जिससे वोमेन को एम्पावरमेंट किया जा सके। यानी एम्पावरमेंट मीन्स होता है सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके, महिलाओं को सब क्षेत्र में जो है अवसर प्रदान करके उनको सशक्त करके डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता डेवलप किया जाए। तो ये जो है प्रकृतिवादियों की देन है। और प्रकृतिवाद ने सबसे बड़ा कार्य यह किया कि इसने हमें अंधविश्वासों की दुनिया और कूपमंडूकता से निकालकर भौतिक संसार की वास्तविकता से परिचित कराया। अगर हम अर्ली पीरियड्स में जाते हैं तो बहुत सारे अंधविश्वास थे जिससे जो है लोग हमेशा परेशान रहते थे, और परिणाम स्वरूप व्यावसायिक शिक्षा का विकास हुआ। अंधविश्वास से जब वो बाहर निकले तो व्यावसायिक शिक्षा का विकास हुआ। जब हमारे यहाँ, बहुत समय पहले की बात नहीं है, जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए और अंग्रेज़ों ने जब जो है रेल को चलाया, पहला जो है जो रेल की पटरी पर मुंबई और ठाणे के बीच में जब चली जो है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, तो भारतीय लोगों में एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया हुई कि उस पर बैठने पर हमको पाप लगता है, वो पाप समझते थे। और तो और जब जो है अंग्रेज़ या विदेशी हमारे यहाँ आए, चाहे डच रहे हों, चाहे फ्रांसीसी रहे हों, चाहे पुर्तगाली रहे हों, चाहे अंग्रेज़ रहे हों या जो भी रहे हों, जब वो समुद्र मार्ग से आए और यहाँ तक कि कुछ द्वीपों को भारतीय, चाहे वो बिहार से बिलोंग किए हों, चाहे उत्तर प्रदेश से बिलोंग किए हों, चाहे देश के अन्य जो है राज्यों से बिलोंग किए हों, वो श्रमिकों को ले जा कर के द्वीपीय देशों पर अपने प्रॉफिट्स के लिए कुछ ऐसी खेती वगैरह करवाने का प्रयास किया, जैसे मॉरिशस वगैरह में गन्ना का उत्पादन कराया, कहीं जो है बिहार वगैरह में नील की खेती कराने का प्रयास किया, या काली मिर्च का जो है बहुत पसंद करते थे पेय के रूप में गोल वाली, उसका भी उन्होंने जो है कि प्रोफेशंस कराया। तो इससे जो है व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार हुआ, परिणाम स्वरूप व्यावसायिक शिक्षा का विकास हुआ। हमारी दृष्टि से, यानी कि जो राइटर्स हैं ये क्या बोलते हैं, प्रकृतिवादियों की सबसे बड़ी भूल धार्मिक और नैतिक शिक्षा का विरोध था। प्रकृतिवाद कभी भी धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा का समर्थन नहीं किया, और यह हमेशा भौतिकता आध्यात्मिकता के समन्वय कर सके। यानी कि अगर हम जो है धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा को भौतिक शिक्षा से समन्वय कर करके चलते हैं, तो यानी कि मध्यम मार्ग को अपनाते हैं, बुद्ध के मध्यम मार्ग को अगर हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम कुछ और ही होता। अब जैसे मूल्यांकन में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में प्रकृतिवाद अंतिम सत्य की खोज करने में असमर्थ रहा, अंतिम सत्य खोज करने में असमर्थ रहा। धार्मिक अंधविश्वासों का पर्दाफाश करने के कारण यह आंधी की तरह आया। धार्मिक अंधविश्वासों को जो है पर्दाफाश करने के कारण यह आंधी की तरह आया, और ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के कारण यह आंधी की तरह चला गया। कहने का मतलब है शिक्षा पर इसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है, और जहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यचर्या के निर्माण की बात है, इस क्षेत्र में तो प्रकृतिवाद बाजी हार चुका है। प्रकृतिवाद जो है शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में पूरी तरह से असफल रहा है। और आगे हम चलते हैं, लेकिन प्रकृतिवादी द्वारा प्रतिपादित शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र आज भी अपना आसन बनाए हुए हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। और रही बात बच्चों को उपदेश नहीं दिए, आज बच्चों को उपदेश नहीं दिए जाते, उन्हें स्वयं करके, स्वयं के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। जैसे जब विज्ञान का शिक्षक विज्ञान के सिद्धांतों को क्लासरूम में पढ़ाता है तो उसको जो है प्रयोगशाला में ले जा कर के उसको एक्सपेरिमेंट करने का स्वयं जो है उसको अवसर प्रदान करता है, और प्रयोगशाला में बालक जो है उस एक्सपेरिमेंट को कर करके उसका अनुभव स्वयं प्राप्त करता है। जैसे किसी बालक को कोई रेडिकल्स दे दिया जाता है और कहा जाता है बच्चों आपको पता करना है कि दिए गए रेडिकल्स जो हैं ये एसिडिक हैं कि बेसिक हैं, तो सैद्धांतिक रूप से बच्चे को बता दिया जाता है कि 0 से लेकर के 14 तक या जो भी चीज़ें हैं 12 तक या जो भी अंक आएंगे, अगर जो है 7 आ जाता है तो दैट इज द न्यूट्रल कंडीशंस। वह न्यूट्रल कंडीशंस है। जैसे पानी का जो है पीएच मान क्या है, पानी का पीएच मान 7 होता है। अगर जो है पीएच मान 7 आता है तो ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एक प्रकार का क्या है, द्रव है।
तो इसी तरह से कुछ और जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एक तेजाब के रूप में जाना जाता है। इसी तरह से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसी तरह से HNO3 तमाम चीज़ें हैं। तो हम जो है लेबोरेटरी में जा करके जो है पीएच पेपर ले करके हम पीएच पेपर के ऊपर ड्रॉप्स के रूप में सम एसिटिक एसिड उस रेडिकल्स का जो है कि पता कर सकते हैं। गिवन रेडिकल्स विल बी एसिटिक और बेसिक। सो अंडरस्टैंड, इससे जो है बच्चों को एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि केमिकल्स जो है कभी कभी बहुत ही जो है जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, वो जान के लिए खतरा हो सकता है। उसका टेस्ट टंग्स के द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसको लेबोरेटरी में बाई केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही किया जा सकता है, बाई एक्सपेरिमेंट। सो स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। अगला स्टेप्स जो आता है वह है बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवादी के प्रवेश से पहले शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षा जो है टीचर सेंटर्ड थी, लेकिन जब प्रकृतिवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया तो आज जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। ये प्रकृतिवादियों की देन है कि उनके अनुसार बच्चों के आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार, उनके रुझानों के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। और हमारे देश में, संसार में जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के विकास में भी प्रकृतिवादियों का बड़ा योगदान रहा है। तो अगर हम देखें तो शिक्षा द्वारा मनुष्य के तीन पक्ष मीन्स प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों का विकास होना चाहिए। तो बच्चों, ये रहा प्रकृतिवादियों द्वारा जो शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसका मैंने चर्चा अपने लास्ट लेक्चर में किया। ये उसका वैल्यूएशंस था और इसी को इवैल्यूएशंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म टू द एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृतिवाद की शिक्षा को देन का मूल्यांकन। तो ये रहा और इस तरह से ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप लोग इस चीज़ को पढ़ें, सुने, देखें और अपना जो है चीज़ों को अच्छे से करें। जैसे कुछ क्वेश्चन हम पुटअप कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लगभग 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। जैसे प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? जैसा कि पहले चर्चा किया जा चुका, बार बार कहा गया, प्रकृतिवाद जो अध्यात्म में विश्वास नहीं करता है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, वो नैतिकता की बात नहीं करता है। कुल मिलाकर के प्रकृतिवाद जो है प्रकृति में विश्वास करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा के पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देश्य के प्रतिपादक कौन है? बार बार मैंने कहा, शिक्षा के पूर्ण जीवन की तैयारी का प्रतिपादक एक नेचुरलिस्टिक प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक जिसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। वो वैज्ञानिक प्रकृतिवाद का प्रोपोनेंट था और ये हर्बर्ट स्पेंसर था। और अगला क्वेश्चन अगर पुटअप कर दिया जाए, प्रकृति की ओर लौटो का नारा स्लोगन किसने दिया? तो ये रूसो था। अनुशासन के सुख दुख के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ये भी हर्बर्ट स्पेंसर था। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसको इस तरह से आप लोग तैयार करिए और हम यहीं पर अपने लाइफ को द एंड करते हैं। और हम जो है पुनः आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप अपने जीवन में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का लाइव द एंड करते हैं। धन्यवाद। ये प्रकृतिवाद समाप्त हो गया। आया नहीं, अच्छे से आएगा, इसको सुनना पड़ता है भैया, इसको